अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोग को लगातार तब तक लगे रहना है जब तक आप लोग का अग्निवीर का पेपर ना हो जाए। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चाहे आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो जैसे खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। खेल में जैसे खिलाड़ियों का संख्या और भी मतलब स्पोर्ट्स से जो प्रश्न बनते हैं ना वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न पूरा का पूरा आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और हमारे कुछ दोस्त लोग बोलते हैं कि आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी कुछ प्रश्न लाया कीजिए और क्लर्क के लिए भी कुछ प्रश्न लाया कीजिए। तो मैं उसका नर्सिंग असिस्टेंट का पूरा इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे ही बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न इकट्ठा हो जाएंगे तो वो मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा करा दूंगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग का ज़्यादा कमेंट आएगा तो उसके ऊपर मैं जैसे वीडियो बनाया करूँगा। सुबह में 7 बजे तो आपका मतलब जीडी और ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए जितना इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा वो चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे ट्रेड का तैयारी कर रहे हो, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा ना उसके ऊपर तो मतलब दिन में जैसे एक टाइम मैं डिसाइड कर लूँगा, क्योंकि अब भर्ती भी बहुत नज़दीक आ गई है। तो मैं एक टाइम डिसाइड कर लूँगा और दिन में जैसे उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाकर आप लोग को दिया करूँगा, ठीक है ना। तो अपना प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और गोल्फ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा, ठीक है ना। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, ठीक है ना। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। आप लोगों को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब एक ही बात बार बार रिपीट करता हूँ तो काफ़ी सारे दोस्तों को मेरा बात सुन सुन के ही याद हो जाता है। ये प्रश्न कॉपी में लिखना नहीं पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। और ऐसा होता भी है। और संडे के दिन मैं जितना भी जीके जीएस का प्रश्न कराऊंगा उसका रिवीजन कराऊंगा। तो पूरा आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है और संडे के एक दिन पहले एक बार आप लोग को रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से टेस्ट देने में मजा आएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से और दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा उत्पादन से है, ठीक है ना। झींगा उत्पादन इज राइट आंसर। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है करंट का प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। हाल ही में रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है ना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी बने हैं। अभी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ जितने भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन सभी मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ और आप सभी लोगों को पता होना भी चाहिए अगर आर्मी का पेपर पास करना है तो। और जब आप पेपर पास कर दोगे तो दौड़ भी मार दोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोसी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? तो कोसी नदी है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। और यहाँ से मैं आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूँ, चाहे अग्निवीर जीडी का पेपर हो, चाहे ट्रेडमैन
WN का पेपर हो चाहे WMP का पेपर हो, जैसे यहाँ से पता है किस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा बने थे, ठीक है ना। जैसे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, और इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है, और भी मतलब बहुत सारा ऐसा शहर है, तो उसके बारे में पूछता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो भी मैं अपने ANDC एप्लीकेशन में पूरा डाल दिया हूँ, ठीक है ना। वो मतलब बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। सुनाते सुनाते मुझे मन नहीं करता है जैसे ये बोलने के लिए, लेकिन क्या करूँ मेरे भाई, जब वो पॉइंट आता है तो बोलना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं सोचता हूँ कि सीधे जब आ जाए तभी आप लोगों को बताऊँ कि हाँ अब ANDC एप्लीकेशन आ गया है, लेकिन बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 में करंट का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियन गेम्स 2023 में भारत कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। 107, 108, 109, 106। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 107 हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारत कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 107 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। यहाँ 24 का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इस प्रश्न को आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है, कई बार मैं इसको कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस, ब्राजील, रूस और भारत है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राजील इज राइट आंसर। प्रश्न है कि ट्विटर की, ये देखो ट्विटर का यहाँ पर चिन्ह दिया है, तो ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लीना नायर, अंजलि सूद, मेघना पंडित और लिंडा याकारिनो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर लिंडा याकारिनो हो जाएगा, ठीक है ना। लिंडा याकारिनो इज राइट आंसर। ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लिंडा याकारिनो को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में झारखंड, देखो एक प्रश्न आप लोग को जैसे मुख्यमंत्री से देखने को मिला है, और एक प्रश्न यहाँ पर आप लोग को राज्यपाल से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, फागू चौहान, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और CP राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर CP राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है ना। CP राधाकृष्णन इज राइट आंसर। ये कहाँ के राज्यपाल हैं, तो झारखंड के राज्यपाल हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सुखोई, देखो यहाँ रौनक आज भी टाइपिंग करने में इधर ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ तक करो, उसके बाद से इधर का भाग इधर ला दो, जिससे मतलब बताने में आसानी रहेगा, लेकिन वो मानता नहीं है, ठीक है ना। अब उसको फिर से मैं फोन करके बोलूंगा। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। अवनी चतुर्वेदी, सुरेखा यादव, लक्ष्मी सिंह और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा, ठीक है ना। अवनी चतुर्वेदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1192, 1193, 1194 और 1195। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 1194 हो जाएगा, ठीक है ना। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था, 1972, 1966 और 1954, 1960। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ठीक है ना। 1960 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार हर साल कितने तारीख को दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार हर साल कितने तारीख को दिया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 जनवरी और 16 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 26 जनवरी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार हर साल कितने तारीख को दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार हर साल कितने तारीख को दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना का केंद्रीय कमान कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का केंद्रीय कमान कहाँ स्थित है? लखनऊ, शिमला, कोलकाता और चंडी मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय सेना का केंद्रीय कमान पूछा गया है। भारतीय सेना का केंद्रीय कमान लखनऊ में है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्वी कमांड कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और पश्चिमी कमांड कहाँ पर है? चंडी मंदिर है। और पूछ देगा उत्तरी कमांड कहाँ है? तो उत्तरी कमांड जैसे उधमपुर में है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, जो फ्रांस में है, ठीक है ना। पेरिस इज राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, ठीक है ना। पेरिस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, हरिश्चंद्र मुखर्जी और वायरिंगल और नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वायरिंगल नरसिंह राव हो जाएगा, ठीक है ना। वायरिंगल नरसिंह राव इज राइट आंसर। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो वायरिंगल और नरसिंह राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं, उसके बाद से रीजनिंग की तरफ चलेंगे। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि कौन बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है? तो कौन बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है? आपका ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद से रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है? तो ग्रेफाइट बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तीव्र गति से बनने वाला विटामिन है। तीव्र गति से बनने वाला विटामिन कौन है? ए, के, ई और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन विटामिन डी है, ठीक है ना। विटामिन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपीन और कैप्सेइन और सोलेलिन एमाइलेडिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कैप्सेइन हो जाएगा, ठीक है ना। कैप्सेइन इज राइट आंसर। नेक्स्ट कैप्सेइन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का दूसरा व्यस्त अंग है। तो शरीर का दूसरा व्यस्त अंग कौन सा है? ये प्रश्न शायद कोई भाई साहब कमेंट भी किए थे कि शरीर का दूसरा व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, अमाशय और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर का दूसरा व्यस्त अंग कौन सा है? तो ये यकृत हो जाएगा। यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन से संबंधित बीमारी है। टीबी, निमोनिया और सिलिकोसिस उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन से संबंधित बीमारी टीबी भी है और न्यूमोनिया भी है और सिलिकोसिस भी है। उपरोक्त सभी पूरा का पूरा श्वसन से संबंधित बीमारी है, ठीक है ना। आज देखो मैं भी जैसे पूरा का पूरा दिन दवा कराने में बिता दिया हूँ। सुबह को गया था और पूरा शाम को आया हूँ। इतना भयंकर वाला हमारे तरफ ठंडी पड़ रहा है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन उसी ठंडी में अपने माता जी को लेकर जैसे काफ़ी दूर गया था दवा कराने, अपने घर से कम से
से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर गया था दवा कराने। तो बहुत भयंकर वाला ठंडा लगा है हमको आज, लेकिन कोई नहीं, उतना तो चलता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग फौज वाले बंदे हैं और ये ठंडी वंडी असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आरबीसी का मतलब होता है, आरबीसी का मतलब क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और लाल क्यूटिकल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा, ठीक है ना। रेड ब्लड सर्कुलेशन, जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। अगर डब्ल्यूबीसी बोल देगा ना तो डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है सफेद रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है। पशु, मनुष्य, मछली और बंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा, ठीक है ना। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है, तो पशु को पैर और मुंह की बीमारी होती है। देखो यार, अगर मेरे पढ़ाने में कुछ मिस्टेक हो रहा होगा या अगर आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोग के कमेंट को पढ़ता हूँ, और जब नहीं टाइम मिलता है जैसे वैसे तो मैं क्वेश्चन देखते रहता हूँ कि किस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, और जैसे क्वेश्चन बनाते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। लेकिन तभी भी अगर कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, वैसे तो आप लोग का कमेंट अच्छा ही आता है। सभी लोग कमेंट करते हैं कि आप जो कुछ भी बताते हैं वो पूरा हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और जैसे याद भी हो जाता है। जैसे जितने लोग भी इस चैनल से पढ़ते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि मैं कहीं भी जाकर आपका पढ़ाया हुआ जहाँ भी दिख जाता है ना, वो गलती होता ही नहीं है। जहाँ भी मैं टेस्ट लगाता हूँ तो मतलब आपका पढ़ाया हुआ प्रश्न आ जाता है तो वो नहीं गलती होता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ ना, जैसे वो कहीं भी आए तो वो गलती ना हो। भले से मैं आप लोगों को 10 प्रश्न करा रहा हूँ, 20 प्रश्न करा रहा हूँ, लेकिन जितना भी करा रहा हूँ ना उतना आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। चाहे वो बीएसएफ के पेपर में आ जाए, चाहे सीआरपीएफ के पेपर में आ जाए, चाहे अग्निवीर के पेपर में आ जाए, मतलब किसी के भी पेपर में आ जाएगा ना, तो वो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, वो सही होना चाहिए। तो सही होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से मतलब आप लोग का कमेंट भी आता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। माइकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और सिस्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉटनी, ठीक है ना। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो बॉटनी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसका बॉटनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया, पेड़ों की तस्वीर खींचना, तस्वीरों का संश्लेषण करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया या बढ़ाया जाता है। एसी वोल्टता को, डीसी वोल्टता को, एसी और डीसी दोनों वोल्टता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका डीसी वोल्टता को हो जाएगा, ठीक है ना। डीसी वोल्टता इज राइट आंसर। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं, कोर, प्रवार, लक्स और भूप्रपटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रवार हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की मध्य परत को प्रवार कहते हैं। पृथ्वी की मध्य परत को प्रवार कहते हैं, ठीक है ना। प्रवार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का दाब मापने में काम आता है। रक्त का दाब मापने में काम आता है, कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सिस्मोमैनोमीटर और थर्मोमीटर और नाड़ी दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
रक्त का दाब मापने में काम आता है सिस्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। सिस्मोमैनोमीटर इज राइट आंसर। कहीं कहीं स्फिगमोमैनोमीटर लिखा रहता है, स्फिगमोमैनोमीटर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किसने किया। सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किसने किया। रॉबर्ट हुक, फाबर, अरस्तु और मेंडल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किसने किया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर फाबर हो जाएगा। फाबर इज राइट आंसर। सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किसने किया, तो इसका राइट आंसर फाबर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एसआई पद्धति में बिजली की इकाई है। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है। एम्पियर, कोलम्ब, ओम और म्यू। तो इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई एम्पियर होती है। एम्पियर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद से आपका 5 गो रीजनिंग का प्रश्न आएगा। तो पेन और कॉपी लेकर फटाक से बैठ जाओ। रीजनिंग मेरा बताने से पहले आप लोग को हल कर लेना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है। काली, हरी, केसरी और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से इसका राइट आंसर आप लोग दो, ठीक है ना। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर काली हो जाएगा, ठीक है ना। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है, तो लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर काली दिखती है। इसको आप लोग लगाकर देख लेना, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न रीजनिंग का है। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, फिर इसी तरह कौन से दो शब्द एक दूसरे से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। ये जो बैडमिंटन शब्द लिखा गया है, ये तो आप सभी लोग सुने होंगे, सभी लोगों को पता होगा कि हाँ बैडमिंटन क्या होता है। लेकिन ये जो कोर्ट शब्द लिखा गया है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और रीजनिंग में यही होता है कि वो लोग उलझाते हैं, कोई कोई सा ऐसा शब्द दे देते हैं, कोई कोई सा ऐसा वर्ड दे देते हैं ना। तो मतलब वो लोग सुने नहीं रहते हैं। जैसे जो स्टूडेंट लोग रहते हैं वो सुने नहीं रहते हैं, और जो लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं वो लोग सुने रहते हैं। तो वो लोग आसानी से समझ जाते हैं प्रश्न को। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो लोग यहीं पर उलझ जाते हैं कि यार कोर्ट क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कोर्ट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे बैडमिंटन जहाँ पर खेला जाता है ना, एक आयताकार होता है, आयताकार होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और नेट द्वारा दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। जैसे बीच में नेट रहता है, ठीक है ना। और इधर से मतलब एक आदमी बैडमिंटन लेकर आता है और इधर से एक आदमी बैडमिंटन लेकर आता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और बीच में नेट रहता है। तो ये जो पूरा जो जगह है ना, इसी को कोर्ट बोला जाता है। तो कोर्ट में ही बैडमिंटन खेला जाता है, उससे यहाँ संबंधित है, ठीक है ना। बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, तो कोर्ट में बैडमिंटन खेला जाता है। सेम उसी तरह से नीचे आपका 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग को इसमें मिलाना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आपका तैरना और तालाब हो जाएगा। क्योंकि तालाब में मतलब जो तालाब होता है ना, तालाब में मतलब तैरा जाता है। जिस तरह कोर्ट में बैडमिंटन खेला जाता है, सेम उसी तरह से तालाब में तैरा जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर तैरना और तालाब हो जाएगा। अब जैसा जब भी आएगा कोर्ट शब्द आएगा ना, तो वो आप लोग समझ लेना कि कोर्ट उसी को बोला जा रहा है कि मतलब जो बीच में नेट होता है और इधर भी एक आदमी बैडमिंटन लेकर आता है और इधर भी, और ये जो पूरा जगह रहता है ना, ये जगह शायद 22 फीट का रहता है और इसी जगह को कोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहीं भी अब कोर्ट भाषा आ जाएगा तो आप लोग समझ जाना। अब नेक्स्ट आपका रीजनिंग का प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड 39 हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंथर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 65, 80, 70 और 82। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग दिमाग लगाओ कि किस तरह से यहाँ पर जैसे ये लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है ना। ध्यान से देखकर आप लोगों को करना है। उसके बाद से आप लोग कमेंट करो, फिर हम देखते हैं कि कितना लोगों का सही हो रहा है। अभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग का टाइम समाप्त होता है और मेरा टाइम शुरू होता है।
किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 39 लिखा गया है। मैं आप लोग को कल क्या बोला था, कल भी मैं जब रीजनिंग बता रहा था तो आप लोगों को बोला था कि आप लोग ये याद कर लो कि ABCD में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। अब ये जो सी है ना, ये सी कितने नंबर पर आता है, जब आप लोग एक बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लोगे ना तो भाई मतलब देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी तो मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ा देता। मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा। आपका सी कितने नंबर पर आता है, आपका सी 3 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से एच आपका कितने नंबर पर आता है, एच आपका 8 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से ए कितने नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है। आई कितने नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और आर कितने नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है। आप लोग देख लेना, जब जैसे सी 3 नंबर पर आ रहा है ना, सेम उसी तरह से एच देखोगे तो 8 नंबर पर आएगा। तो ये पूरा जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग पूरा इसको जोड़ोगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, और 12 और 9 21 हो जाएगा, और 21 और 18 कितना हो जाएगा, 21 18 आप लोग को जोड़ लेना है कि 21 और 18 कितना हो रहा है। 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो गया, 39 हो गया। देखो फटाक से ये 39 निकल कर आ गया ना। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो अक्षर जितना नंबर पर है उतना ही का कोड यहाँ पर लिख दिया है, और पेपर में भी इसी तरह से पूछेगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर कोई कोड दिखेगा तो इसको आप लोग देख लेना कि ये कितना कितना नंबर पर है, और उसको जोड़ कर देख लेना। अगर जोड़ कर नहीं आएगा तो घटा कर देख लेना, ठीक है ना। अगर घटा कर नहीं आएगा तो गुणा भी कर सकते हो, वो सारी चीजें देखने पर पता चल जाती हैं, ठीक है ना। जब ज्यादा अंक रहता है तो वो गुणा उड़ा होता है, तो उसको यहाँ से आप लोग देख लेना। अब सेम उसी तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा देख लेना है। अब P 16 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से A आपका 1 नंबर पर आता है, तो इसको नीचे ऊपर करके लिख देते हैं। P आपका 16 नंबर पर आ जाता है। उसके बाद से A आपका 1 नंबर पर आता है। उसके बाद से N आपका कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना। उसके बाद से T आपका 20 नंबर पर आ जाता है। उसके बाद से आपका H 8 नंबर पर आ जाता है। उसके बाद से E आपका 5 नंबर पर आ जाता है। उसके बाद से आर आपका 18 नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना। आर कितना नंबर पर आ जाता है, 18 नंबर पर आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, पूरा जोड़ लेते हैं। आपका 6 1 7 और 7 और 4 11, और 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 8 कितना हो जाएगा, 24 8 32 हो जाएगा। 32 के 2 और हसीलवा कितना बचेगा, आपका हसीलवा बचेगा 3, ठीक है ना। अब फिर इसको जोड़ लेते हैं। 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 3 को हसीलवा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा आपका कितना आ गया, 82 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 82 है, 82 इज राइट आंसर। आप लोग समझे हो ना मैं क्या किया हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, जितना नंबर पर ये है उतना ही नंबर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से ये जितना भी अक्षर है, जितना जितना नंबर पर है वो पूरा का पूरा जोड़कर जैसे 82 आ रहा है तो 82 इसका राइट आंसर हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। अब इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है, 81 दिया है, और 121 दिया है। आप लोग फटाक से वीडियो स्टॉप करके सवाल लगाना चालू कर दो, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया है, 16 25 27 और 49 है। तो जो लोग मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोग 15 तक स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक आप लोगों को 15 तक क्यूब याद कर लेना है, और 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है। आर्मी वालों के लिए इतना काफ़ी रहता है, ठीक है ना। तो जो लोग स्क्वायर याद किए होंगे उन लोगों को तो पता चल गया होगा। अब यहाँ पर एक का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन जब 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। और 3 के बाद जब 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, ठीक है ना। उसके बाद से 5 के बाद देखो यहाँ 3 है, 1 के बाद 3 आ गया है ना, तो 2 को बढ़ा दिया है। उसके बाद से 3 के बाद 5 आ गया है, तो यहाँ भी 2 को बढ़ा दिया है। अब 5 के बाद भी 2 को बढ़ा दो, तो 5 में 2 को बढ़ा दोगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 7 का भी स्क्वायर कर दो, जब 7 का भी स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर 49 है,
तो ये 49 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 49 इज राइट आंसर। और देखो जब 7 हो जाएगा तो 7 में भी जब 2 को बढ़ा दोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का जब स्क्वायर कर दोगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और ये 81 यहाँ पर दिया है। और 9 में भी जब 2 को बढ़ा दोगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का जब स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा। तो ये मतलब आपका 49 राइट आंसर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर आप लोग को याद कर ही लेना है। अब ये देखो कितना खतरनाक वाला आ गया। तो ये भी कोई खतरनाक नहीं है, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। देखो एक आदमी 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, एक आदमी 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ये दिशा वाला है। और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक है ना। कहाँ मुड़ता है? दक्षिण की ओर मुड़ता है। और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी में है? तो यहाँ पर सिर्फ दूरी पूछ रहा है। अगर दूरी और दिशा दोनों पूछता ना तभी भी आसानी से हो जाता, और ये भी आसानी से हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को कल भी बताया था उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। यहाँ पर आपका उत्तर होता है सबसे ऊपर, उसके बाद से इसके उल्टा यहाँ पर आपका दक्षिण होता है, ठीक है ना। उसके बाद से जब इधर आप आओगे तो इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये रहा आपका दिशा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। कहाँ चलता है? पूरब की ओर। पूरब कौन है? पूरब आपका ये है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ मान लो एक आदमी है, ये मतलब एक आदमी है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ से पूरब की ओर चल रहा है, इधर चल रहा है। इधर पूरब की ओर कितना किलोमीटर चल रहा है? 2 किलोमीटर चल रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को दो लिख लेना है। इसको आप लोग 2 अच्छे से लिख लेना है, यहाँ मुझे लिखना नहीं बन रहा है। ये 2 है, ठीक है ना। उसके बाद से बोला है कि और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब देखो दक्षिण की तरफ, दक्षिण नीचे की ओर है ना, तो पूरब से सीधे दक्षिण की ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। दक्षिण की ओर ये 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब देखो पश्चिम किधर है? पश्चिम आपका इधर है ना, पश्चिम इधर है। तो यहाँ दक्षिण आया है, तो दक्षिण से वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है ना। और पश्चिम की ओर बोला है कि 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। अब ऊपर वो यहाँ से जैसे पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला था ना, तो सीधे जब यहाँ से ये मतलब इधर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलेगा तो इसके सीधाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। तो सेम उसी तरह से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर रहेगा, तो वो यहाँ पर आ गया। अब बोल रहा है कि इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है। अब किधर मुड़ रहा है? अब यह उत्तर की ओर मुड़ेगा। उत्तर आपका इधर है ना, ऊपर की ओर उत्तर है आपका, तो ये लड़का उत्तर की ओर मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। तो उत्तर की ओर जब ये लड़का मुड़ेगा, देखो उत्तर की ओर मैं मुड़ा दे रहा हूँ, और 9 किलोमीटर चलना है, तो 9 किलोमीटर सीधे ऊपर जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर इधर चला है ना, तो इधर भी आपका 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर आपका जैसे 4 किलोमीटर हो जाएगा। 5 यहाँ 9 किलोमीटर बोला है चलने के लिए ना, तो 5 किलोमीटर तो यही दूरी हो जा रही है। अभी ज़्यादा यहाँ पर लिख दिया हूँ तो शायद आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन डिजिटल बोर्ड होता तो एकदम मैं अच्छे से समझा देता। 5 किलोमीटर ये दूरी है आपका, तो सेम उसी तरह से यही दूरी इधर भी है, ये दूरी भी है 5 किलोमीटर। और अभी यहाँ तक 5 किलोमीटर आपका हो जा रहा है यहाँ तक, और इसके ऊपर जाओगे तो 4 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 किलोमीटर बोला है चलने के लिए, तो यहाँ पर आपका 4 किलोमीटर हो गया यहाँ से। उसके बाद से बोला जा रहा है कि चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखो ये इसका शुरुआती बिंदु है। यहाँ पर आप लोगों को शुरुआती बिंदु देख रहा है, बहुत ज़्यादा गोझा पता हो गया है, लेकिन यहाँ से मतलब 4 किलोमीटर ऊपर चला है ना, तो यही बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है? तो शुरुआती बिंदु से 4 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक आदमी 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। कहाँ पर चलता है? मान लो यहाँ पर मेन बिंदु है, एक आदमी 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ये पूरब है, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। जिस तरह बोल रहा है उसी तरह से चला हो। उसके बाद से 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी आपका 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो फिर ये
पश्चिम की ओर इधर मुड़ता है, ठीक है ना, इधर आपका पश्चिम है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। अब ऊपर भी 2 किलोमीटर चला था और नीचे भी ये आपका 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है ना। उसके बाद से बोला है कि इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर सीधे ऊपर की तरफ मुड़ा दो। ऊपर की तरफ मुड़ाओगे, जब यहाँ तक आप चलाओगे तो यहाँ तक मान लो इधर का 5 किलोमीटर चला है तो यहाँ तक इधर का भी 5 किलोमीटर चलेगा, और ऊपर जब ले जाओगे तो ऊपर आपका 4 किलोमीटर चलेगा। अब बोल रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये रहा इसका शुरुआती बिंदु और ऊपर कितना दूरी पर है, तो 4 किलोमीटर दूरी पर है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं आप लोग को बहुत बढ़िया से समझाता, बस डिजिटल बोर्ड नहीं है इसीलिए रीजनिंग नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी आएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से समझना, यहाँ पर आप लोगों को दिमाग लगाने का जरूरत है, पहले आप लोग दिमाग लगा लो, इस सवाल को सॉल्व कर लो। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ई अक्ष PLAINING के लिए सांकेतिक भाषा इतना है तो इतना के लिए मतलब क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है, यहाँ ई एक्स पी दिख रहा है ना, तो इसमें भी देखो एक्स भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, यहाँ ए है ना तो ए भी दिख रहा है, फिर एल है ना तो एल भी दिख रहा है, एन है ना तो एन भी दिख रहा है, आई है तो आई भी दिख रहा है। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जितना अक्षर है वही अक्षर यहाँ पर भी दिख रहा है, बस इसी अक्षर को ना यहाँ पर इधर उधर किया गया है, तो इससे ये बनाया गया है, तो इससे क्या बनाया जाएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को ये पूरा अक्षर यहाँ पर लिख लेना है, ये जितना भी अक्षर है पहला वाला आप लोगों को लिख लेना है। आपका ई हो गया, उसके बाद से अभी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ई हो गया, एक्स हो गया, उसके बाद से आपका पी हो गया, उसके बाद से एल हो गया, उसके बाद से आपका ए हो गया, उसके बाद से आपका आई हो गया, उसके बाद से आपका एन हो गया, उसके बाद से आई हो गया और एन हो गया और जी हो गया, ठीक है ना। इतना अक्षर यहाँ पर लिखा गया है। अब ये अक्षर भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पी हो गया, उसके बाद से आपका एक्स हो गया, उसके बाद से आपका ई हो गया, उसके बाद से आपका ए हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से ए के बाद आपका यल लिखा गया है, उसके बाद से आपका एन लिखा गया है, उसके बाद से आपका आई लिखा गया है, उसके बाद से जी लिखा गया है, उसके बाद से एन लिखा गया है, उसके बाद से आई लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ लो अच्छे से यहाँ पर क्या किया गया है, और सेम वही यहाँ पर भी कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर किया गया है, ध्यान से आप लोग देखो, ये जो पी है ना, पी को यहाँ पर ला दिया गया है, और ये जो ई है ना, ई को यहाँ पर ला दिया गया है, क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है ना। और जो यक्स है वो यक्स सीधा सीधा पर है, और दूसरा पर ये जो ए है ना, ए यहाँ पर ला दिया है और एल यहाँ पर ला दिया है, क्रॉस कर दिया है, ठीक है ना। फिर ये एन यहाँ पर ला दिया है और आई यहाँ पर ला दिया है, क्रॉस कर दिया है। ये जैसे रीजनिंग में ऐसे होता है, ठीक है ना, क्रॉस कर करके लिख देता है, आप लोगों को बस पकड़ना रहता है। अब ये जी यहाँ पर ला दिया है और आई यहाँ पर ला दिया है और एन बीच में है, तो जिस तरह से ऊपर किया गया ना सेम उसी तरह से नीचे भी कर देना है। अब ये नीचे का अक्षर यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे पी आपका हो गया, आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर भी गोजा पता होगा, पी हो गया, उसके बाद से आपका आर हो गया, उसके बाद से आपका ओ हो गया, उसके बाद से आपका डी हो गया, उसके बाद से आपका यू हो गया, उसके बाद से आपका सी हो गया, उसके बाद से आपका ई हो गया, उसके बाद से आपका डी हो गया। अब क्या करना है, ऊपर क्या किया है इस तरह से मतलब क्रॉस किया है ना, तो नीचे भी आप लोग पहले क्रॉस कर दो, उसके बाद से बीच में इस तरह से कर दिया है, तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या किया है, ऊपर क्रॉस किया है, तो यहाँ भी हम लोग को क्रॉस कर देना है, उसके बाद से यहाँ पर भी क्रॉस किया है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्रॉस ही कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, क्रॉस कर देना है, इस तरह से क्रॉस कर देना है, और ये जो डी बच रहा है तो इसके नीचे कर देना है, क्योंकि इधर कोई अक्षर नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये जो ओ है इसको यहाँ पर ला देना है और आर यहाँ पर रख देना है, और ये वाला जो अक्षर है ये अक्षर यहाँ पर आप लोगों को पी लिख देना है, ठीक है ना। और ये जो यू है ये यू या आप लोग को यहाँ पर लिख देना है, और डी आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। सेम उसी तरह ये जो ई दिखाई दे रहा है, ई का जगह यहाँ पर है, और ये जो सी दिखाई दे रहा है सी का जगह यहाँ पर है, ठीक है ना। और डी का जगह यहाँ पर है आपका, क्योंकि ये डी के इधर कुछ नहीं है। अब देखते हैं ओ आर पी यू डी ई सी डी किस में है, ठीक है ना। तो देखो आपका तीसरा नंबर में ओ आर पी यू और डी ई सी डी ये आपका साफ साफ दिख रहा है।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब जिस तरह से ऊपर किया है सेम उसी तरह से मैं नीचे भी कर दिया हूँ, और शायद डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता। अभी आप लोगों के रीजनिंग के भी 5 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, तो आज के टोटल 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और मेरा रीजनिंग पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।